हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं नेहा गुप्ता आप सभी का अपने चैनल स्टडीमेट नेहा पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास 4 डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कल जो हमने क्लास में पढ़ा, हमने यही देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, ऐसी क्या हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स थी, क्या एक्ट्स थे जिसकी वजह से जो आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम देख पा रहे हैं। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक दिन में नहीं बना, उसको बनने के लिए बहुत टाइम लगा, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के उसमें पढ़ेंगे। बट उसके पीछे की भी हिस्ट्री है ना, कि किस किस चीज़ों से वो इंस्पायर हुआ या क्या क्या ऐसी चीज़ें थी पास्ट की जिसने इन्फ्लुएंस करा, ये बताया कि हमें आगे किस हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना है, क्या पिछली गलतियाँ थी उन पर ध्यान देना है, वो चीज़ें नहीं रिपीट करनी है, क्या चीज़ें अच्छी थी जिनको हमें आगे लेकर चलना है। तो यही हम देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कैसे कैसे चीज़ें आई और हमने उससे क्या सीखा और कैसे उसकी इवोल्यूशन हुई। कल भी हमने ये डेफिनेशन नहीं, मतलब एक लाइन डिस्कस करी थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ वेरियस कॉलोनियल लेजिस्लेशंस एंड इनिशिएटिव्स टेकन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमने कल 4 अपने एक्ट्स को डिस्कस करे थे कि रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, सेंट हेलेना एक्ट। आज हम 5th एक्ट को डिस्कस करेंगे, द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। फ्रेंड्स, ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड रेवोल्यूशनरी नेचर है। तो इस एक्ट में हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड था वहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन हो रहे थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में जैसे फैली हुई है, तो वो वहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रही। देयर वर ग्रोइंग एप्रीहेंशंस इन इंग्लैंड अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी। जो वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस थे उनका यही मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल भी इंडिया को, अपनी इंडियन टेरिटरी को ठीक से एडमिनिस्टर नहीं कर रही है, एडमिनिस्टर ठीक से नहीं कर रही है। हिंदी में बोले तो इंडिया में अराजकता फैल रही है। एंड ये इस चीज़ से साबित भी हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857 से ये साबित भी हो गया कि कंपनी जो है वो इंडियन अफेयर्स को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है, इसीलिए तो इतनी बड़ी रिवोल्ट भी आई ना। दे प्रपोज्ड ग्रेटर कंट्रोल ओवर कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने ये सजेस्ट करा कि जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ है उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को और ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए, ब्रिटिश क्राउन को और ज़्यादा उन पर कंट्रोल अपना रखना चाहिए। ठीक है, तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 आई उससे सारा सिनारियो कंफर्म हो गया कि जो हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडियन टेरिटरी को ठीक से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रही, ठीक से नहीं चला पा रहे एंड बहुत ज़्यादा क्योटिक कंडीशंस क्रिएट कर रही है। तो जो उसके बाद का जो ये कॉन्सिक्वेंस था कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी थी, प्रीवियस ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन टेरिटरीज नाउ बिलोंग टू क्राउन। तो अब जो इंडिया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के अंडर नहीं था, बल्कि वो ब्रिटिश क्राउन को बिलोंग करने लगा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। एंड अब वो ब्रिटिश टेरिटरी बन गया एंड जो भी इंडियंस थे अब वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के रूप में देखे जा रहे थे। सबसे पहला और ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंस तो ये आया। उसके बाद आप ये देखते हैं सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड नहीं करा गया, मतलब 2 सेक्शंस क्रिएट कर दिए गए। पहला था ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड दूसरा था इंडियन स्टेट्स रूल्ड बाय लोकल प्रिंसेसेस। तो जो पूरा इंडिया था वो कैसे डिवाइड कर दिया कि कुछ जो जगहें थी उनको तो बोल दिया कि हाँ दीज आर नाउ ब्रिटिश प्रोविंस। एंड आपको पता है इंडिया में राजा महाराजा का कितनी प्रोमिनेंस थी और आज भी कुछ कुछ है, बट यू ऑल नो दैट देयर नेम्स एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेसी दीज डेज। तो जो भी अब जो इंडिया थी उसमें कुछ कुछ एरिया थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस बन गए एंड जो कुछ स्टेट्स थी उनमें बोला गया कि हाँ आप लोकल रूलर रहेंगे, राजा महाराजा का रूल रहेगा, बट दे वर नॉट द सोवरीन रूलर्स। वो
ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही आएंगे, उनकी कोई इंडिपेंडेंस खुद से नहीं होगी, कोई सोवरेंटी या आइडेंटिटी खुद से इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी। उसके बाद आप ये देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया हमेशा से ही लैंड ऑफ रिलीजन, लैंड ऑफ कल्चर रहा है। एंड जो भी यहाँ पर रूल करने आया ना, उसने अगर इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे दिया कि यहाँ के हम रिलीजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, या फिर यहाँ के हम अगर कल्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तब तो हम यहाँ टिक जाएंगे। और जैसे ही हमने यहाँ के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करा ना, छेड़छाड़ करी, तो हमारा यहाँ रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो यही ध्यान रख के जो ब्रिटिश क्राउन था उसने ये बोला कि वी विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब हम उससे छेड़छाड़ नहीं करें। दे एश्योर्ड, ऑल्दो इट वॉज इम्पार्शियल, ये नहीं था कि हाँ जो मन है वो कर लो, कुछ कुछ कंट्रोल तो उनको भी अपना रिटेन करना था, बट स्टिल उन्होंने ये एश्योर कर दिया था कि हाँ विल स्टिल प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन रिगार्डिंग योर रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड रिलीजियस मैटर्स। ठीक है, ये सब तो हमने मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, लाइक इट वाज एन इंट्रोडक्शन टू दिस एक्ट। ओके, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंट चेंजेस। हमने ये देखा कि जो एक्ट्स एक के बाद एक आए, वो ये क्लेम करते थे कहीं ना कहीं कि हम पिछले एक्ट से बेटर है, और उस एक्ट में ये कमी थी जिसको हम आगे अब इसमें सुधारेंगे। एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पिछले एक्ट की चेंज करी, जैसे फॉर एग्जांपल जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, उसमें किसी एक्ट में 4 मेंबर आए, किसी में 3 आए, किसी में फिर से 4 आ गए। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हर एक आगे नया एक्ट आया उसने कुछ ना कुछ तो चेंजेस किए ही किए पिछले एक्ट्स के कंपैरिजन में। तो अब हम ये देखते हैं कि जो ये था द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि जो कल हमने पेट एक्ट डिस्कस करा था, जिसमें उन्होंने डुअल गवर्नमेंट सेटअप करी थी, वो इसने अबॉलिश कर दी, वो वाला सिस्टम ही इसने खत्म कर दिया। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, उसने कौन सा पोस्ट क्रिएट करा, कौन सी ऑफिस क्रिएट करी, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये नया ऑफिस क्रिएट करा। एंड इट वाज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको काउंसिल ऑफ इंडिया असिस्ट करती थी, और जो ये काउंसिल ऑफ इंडिया है ये 15 मेंबर बॉडी थी। ओके, दिस वाज अ 15 मेंबर बॉडी and it was made to exercise powers on the behalf of British Crown। ब्रिटिश क्राउन तो ऑब्वियसली ब्रिटेन में सिचुएटेड था, वो इंडिया में थोड़ा ना शिफ्ट हो जाएंगे, बट उनको कोई अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी चाहिए थी ना, जिससे वो इंडिया को कंट्रोल कर पाए। तो इसीलिए ये पोस्ट क्रिएट करी गई एंड उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएट करी गई। एंड इट वॉज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ये ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का, इट वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, लाइक वो रिपोर्ट करेगा एंड इट इज़ अकाउंटेबल कि भाई अगर कुछ खराबी हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसको कैसे ठीक करेंगे। तो इट वॉज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके साथ हम देखते हैं कि चेंज क्या लाया गया। चेंज ये था कि हमने पहले के जो एक्ट्स थे उसमें ये देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ऑफिस था एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ऑफिस था, इन सबको इस एक्ट ने हटा दिया। ठीक है, तो इसी की जगह आया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। एंड जो पहले एक पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब उसको चेंज कर दिया। कौन सी पोस्ट में चेंज कर दिया? वाइस रॉय की पोस्ट में उसको चेंज कर दिया। एंड ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, अब उसको बोल दिया कि नहीं, वी आर स्क्रैपिंग ऑफ दिस पोस्ट। अब उसकी जगह वाइस रॉय को पोस्ट को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। वाइस रॉय की पोस्ट इस्टेब्लिश कर दी एंड ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ओके, एंड इसी के साथ साथ ये नोट करना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब वाइस रॉय की पोस्ट क्रिएट हुई तो इंडिया का सबसे पहला वाइस रॉय कौन था? फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो चलिए
ये तो था एक डिटेल इंट्रोडक्शन, डिटेल एक्सप्लेनेशन। मैं आपको फिर से इसको जल्दी से समराइज करवा देती हूँ। द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी ईयर में आया? 1858 में आया। इंग्लैंड में ऐसा माना जा रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया को ठीक से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रही, तो उसने बोला कि जो कुछ सेक्शंस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, उन्होंने बोला कि उनके ऊपर हमें ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। एंड जब रिवोल्ट ऑफ 1857 आई तो इस रिवोल्ट से ये साबित भी हो गया कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को एडमिनिस्टर नहीं कर पा रही ठीक से, तभी इतनी बड़ी रिवोल्ट आई। उसके बाद ये चेंज लाया गया कि जो इंडियन टेरिटरीज थी अब वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को बिलोंग करती थी, एंड जो इंडियंस थे अब वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स में तब्दील हो गए। ठीक है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो कुछ एरियाज तो उसके बना दी गए ब्रिटिश प्रोविंसेस, एंड कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिसमें राजा महाराजा का रूल रहेगा, बट वो सोवरीन रूलर्स उस स्टेट के नहीं थे, क्योंकि अल्टीमेट जो रूल था, जो अल्टीमेट कंट्रोल था वो किसका था? ब्रिटिश क्राउन का। देन लास्टली आप देखेंगे दैट दे एश्योर्ड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन टू रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ओके, उसके बाद आप चेंजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चेंज था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट से डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी थी उसको, सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो एक नया ऑफिस बनाया गया, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, एंड इसको कौन असिस्ट करता था? काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि थी 15 मेंबर बॉडी। एंड हमने ये देखा कि अब जो इंडिया था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आएगा, तो जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बना वो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर ही इंडिया में पावर एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कम टू इंडिया डायरेक्टली, एंड इट वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि चेंजेस क्या लाए गए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इनको अबॉलिश कर दिया गया, एंड जो पहले एक सिग्निफिकेंट पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उसको भी हटा दिया, उस पोस्ट को हटा दिया, ऑफिस को हटा दिया। उसकी जगह वाइसरॉय की पोस्ट को इंट्रोड्यूस करा गया, एंड ही वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। और उसके साथ हम ये नोट करते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग थे वो इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय थे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एक हमारी शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो नोट्स मैंने बोर्ड पर बनाए हैं ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका एक फ़ोटो प्रोवाइड कर दूंगी, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस और एनी काइंड ऑफ क्वेरी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर।